हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और पढ़ाई तो साथ में चल ही रहा, चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन बीच बीच में रिवीजन क्लास भी लाना है, जिसमें आप लोगों के लिए जैसे 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न बच्चों, या कि एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो रिविजन क्लास भी 2024 के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो समझ लें थोड़ा सा। ये जो चैप्टर है आज का हमारा चैप्टर 3 है बच्चों। पुराने बुक में चैप्टर 4 होगा, लेकिन चैप्टर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों रासायनिक बलगतिकी। क्या है? रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, इस पर हमने थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया है। यदि आप लोग प्लेलिस्ट देखे होंगे तो आपको पूरे वीडियोज मिल जाएंगे 2024 के लिए। नया सेशन स्टार्ट है बच्चों, तो प्लीज़ आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में क्रम से देखें। बाकी आज तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है यार, जो 2 अंक में पूछ दिए जाते हैं और बच्चे तैयार नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेग स्थिरांक का मतलब क्या होता है? जैसे रासायनिक अभिक्रिया का दर आप पढ़ते हो कि समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, अर्थात कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। फिर जब आप अभिक्रिया का दर निकालते हो बच्चों, तो गुल्डबर्ग एवं बागे के द्वारा बताया गया कि जो अभिक्रिया की दर होती है बच्चों, अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होती है समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन। अर्थात यदि मैं कह दूं ए से कोई पदार्थ बी बन रहा है, तब मैं कहूँगा dA अपान dt समानुपाती ए का जो भी सांद्रण होगा। जब समानुपाती हटाएंगे तो एक स्थिरांक लग जाएगा, इसी को बोलते हैं बच्चों के, यानी वेग दर स्थिरांक, जिसे हम वेग स्थिरांक के भी नाम से जानते हैं। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया आप जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाता है कि जब हम किसी अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं, ताप के बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है और वेग स्थिरांक लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर दुगुना हो जाता है। के का मान कितना होता है बच्चों? दुगुना हो जाता है। यानी 10 डिग्री सेल्सियस किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान बढ़ा दोगे तो अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक है, अर्थात वेग स्थिरांक है, दर या वेग वही चीज है, ध्यान रखिएगा ना, वेग स्थिरांक लगभग दुगुना हो जाता है। तो प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दुगुना हो जाता है, जिसको आर्हेनियस ने अपने समीकरण में इसका संबंध बताया कि के बराबर AE पावर माइनस EA अपान RT। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है बच्चों AE माइनस डेल EA अपान RT। तो कंफ्यूज मत होना, ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्हेनियस समीकरण लिखिए, तो फिर आप लोग इसे नोट कर देना। आप ऑप्शन में भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा आर्हेनियस समीकरण है, तो 2 में से कोई एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि दोनों हो जाए, या फिर 2 रहेगा तो फिर ऐसा आता है ना उपरोक्त में से दोनों, तो ऐसा चीज होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला नंबर क्लियर है। दूसरा नंबर है ऊर्जा अवरोध क्या है। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझेंगे। ऊर्जा अवरोध देखिए, थोड़ा सा सुपर फास्ट चलेगा बच्चों। मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे मैंने कहा ये ऊर्जा अवरोध है। कहने का मतलब इससे कम ऊर्जा होने पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। ठीक है, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो जो पानी है बच्चों उबलने लगता है। मतलब इसका एक सीमा है, जिससे कम टेम्परेचर पर वो नहीं उबल सकता। उसी प्रकार हर एक पदार्थ की एक निश्चित सीमा होती है, जिससे कम ऊर्जा होने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे 0 लेकर चलता हूँ कि ये ऊर्जा का एक प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम है, तो 0 है, तो यहाँ से जो अभिकारक होगा, अभिकारक के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा निहित होती है बच्चों। जैसे 0 नहीं रहता, कोई भी पदार्थ है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा निहित होती है। तब इसको हम इस लेवल तक पहुँचाने के लिए एक एनर्जी देते हैं, मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम एनर्जी देते हैं। उस एनर्जी को कहते हैं बच्चों सक्रियण ऊर्जा। फिर जैसे यहाँ तक पहुँचता है उत्पाद बनता है और ये ग्राफ नीचे आ जाता है, तो बन गया आपका उत्पाद। थोड़ा समझें, इसके पहले मैंने चर्चा किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियोस देखे होंगे। तो ऊर्जा अवरोध एक प्रकार से बच्चों क्या है, एक न्यूनतम ऊर्जा है, जिससे कम ऊर्जा होने पर अभिकारक जो है उत्पाद में नहीं बदल सकता। यानी एक निश्चित ऊर्जा, जिस ऊर्जा पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है,
भाई हर एक रासायनिक अपक्रिया का ऊर्जा अवरोध अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है कि सबका लिमिट ही है। जैसे मान लीजिए पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोहा को भी गर्म कर दो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाएगा, ऐसा नहीं। उसका तो मान लीजिए 3000 प्लस डिग्री सेल्सियस होगा तभी वो लिक्विड में बदलेगा, तब वो उबलेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, हर एक का ऊर्जा अवरोध अलग अलग होता है। तो कुल मिलाकर के आपने समझ लिया कि कोई पदार्थ जो है वो उत्पाद में बदल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है। जिस ऊर्जा पर मतलब उससे कम यदि ऊर्जा है तो फिर वो उत्पाद नहीं बनाएगा। तो उस ऊर्जा स्तर को हम ऊर्जा अवरोध के नाम से जानते हैं। उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, ऊर्जा अवरोध कहलाते हैं। और भाई साहब, अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा होती है और जो हम बाहर से ऊर्जा देते हैं उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, लिख लो, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हमने आपको समझाया कि अभिकारक को सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, यानी किसी भी पदार्थ को बाहर से जो ऊर्जा दी जाती है जिससे रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो सके, वो न्यूनतम ऊर्जा आपका सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा को हम देने से रासायनिक अपक्रिया को संपन्न करा सकते हैं या कि किसी पदार्थ को अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाहर से दी गई ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब बच्चों, देहली ऊर्जा क्या कहलाती है? अभिकारक के पास जितनी ऊर्जा है और सक्रियण ऊर्जा, इन दोनों का योगफल आपका देहली ऊर्जा कहलाता है। सब कुछ परिभाषा जरूरी है तैयार करना। यदि क्वेश्चन आ गया कि सक्रियण ऊर्जा, तो ये लो परिभाषा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध पार करने के लिए आवश्यक होती है। यानी ऊर्जा अवरोध पार करना है तो हमें उसको कुछ ना कुछ हम और एनर्जी देंगे। जैसे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस ताप को पार करना है तो हम बाहर से एनर्जी देंगे, ठीक है। मान लीजिए पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो हमें 85 डिग्री सेल्सियस बाहर से देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो वो जो है 100 डिग्री सेल्सियस आपका ऊर्जा अवरोध कहलाया और जो 85 हमने दिया है वो उसकी सक्रियण ऊर्जा कहला गई। तो भाई साहब, जो हम अणु को बाहर से देते हैं जिससे कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। देहली ऊर्जा क्या बच्चों? न्यूनतम मात्रा जो कि अभिकारी अणु के पास आवश्यक रूप से होने चाहिए जिससे उनके प्रभावी टक्कर हो सके। प्रभावी टक्कर का मतलब जब अणु आपस में क्रिया करते हैं तो उनके अणु बिना टक्कर के क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो टक्कर का सिद्धांत यही है कि अणु जब आपस में टकराते हैं तो अपक्रिया संपन्न होती है, आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु या आयन का, जिसके फलस्वरूप रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है। ये डायग्राम भी समझाया गया, इससे कई क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। तो ये देखो, अभिकारक के पास ऊर्जा है, ये एक निश्चित लिमिट है, मतलब पानी का 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिमिट सीमा है, यहाँ तक जब पहुंचेगा इसका ऊर्जा तभी कहीं ना कहीं वो उबलेगा। इसी प्रकार से अभिकारक की एक निश्चित ऊर्जा अवरोध है, जहां तक वो ऊर्जा प्राप्त कर लेगा तो रासायनिक अपक्रिया संपन्न होगी, अर्थात अभिकारक उत्पाद में बदलने लग जाएगा। तो जो हम बाहर से ऊर्जा देते हैं उसे हम सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं बच्चों, दर निर्धारक पद को समझाइए। कुछ रासायनिक अपक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, भाई एक ही पद में संपन्न नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं कि अपक्रिया का दर निर्धारण करने के लिए जो सबसे धीमी गति से होते बच्चों, ठीक है, जो सबसे धीमी गति से, जैसे मान लीजिए 5 पदों में संपन्न हो रही है, कुछ ऐसी पद होगी जो सबसे धीमी गति से पद होगी, मतलब अपक्रिया का दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा होता है, जिसे दर निर्धारण पद कहते हैं। ये ऑप्शन में आया करता है भाई, ऑब्जेक्टिव में 1 अंक का, कि दर निर्धारण पद किसे कहा जाता है। तो रासायनिक अपक्रिया कई पदों में संपन्न होती है और जो पद सबसे धीमी गति से होती है उसे दर निर्धारण पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? दर निर्धारण पद। भले थोड़ा सा समय लग जाए बच्चों, लेकिन इसे पढ़ना अच्छे तरीके से समझना है। चलिए आगे चलते हैं, विशिष्ट अपक्रिया की दर, इसे लोग समझेंगे। विशिष्ट अपक्रिया की दर को हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ए प्लस बी बना रहा उत्पाद। क्या बन रहा? उत्पाद, ठीक है। अब मैं आपसे कह दिया कि अपक्रिया की दर कैसे निर्धारित करते हैं। अपक्रिया की दर समानुपाती है ए के सांद्रण पर और बी के सांद्रण पर। और जब बच्चों हम अपक्रिया की दर थोड़ा समझ लेंगे, समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है। अब जब मान लीजिए ए का मान भी 1 है और बी का मान भी 1 है ना, तब 1 रखेंगे तो अपक्रिया की जो दर है वो के बराबर होगा और यही विशिष्ट अपक्रिया की दर है।
अर्थात विशिष्ट अपक्रिया की दर कब बना बच्चों, जब अभिकारक का सांद्रण इकाई है। भाई अभिकारक जो अपक्रिया की दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, आप यदि इस चैप्टर को पढ़े हैं तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो इसके सांद्रण के रूप में करते हैं। अब इसका मान इकाई हो जाए तो के ही आपका अपक्रिया की दर, इसे ही विशिष्ट अपक्रिया की दर कहा जाता है। लेकिन कब, जब अभिकारक का सांद्रण क्या हो जाए, इकाई हो जाए। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर परिभाषा कैसे कि किसी अपक्रिया की विशिष्ट अपक्रिया की दर दिए गए ताप पर अपक्रिया की उस दर के बराबर होता है जब प्रत्येक का सांद्रण इकाई मान लिया जाए। मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों समझाया कि जब इसका भी मान इकाई मान लें, इसका भी मान इकाई मान लें, तो अपक्रिया की दर के बराबर आ गया, और यही विशिष्ट अपक्रिया की दर है। यही विशिष्ट अपक्रिया की दर है कि किसी अपक्रिया की विशिष्ट अपक्रिया की दर, किसी अपक्रिया में विशिष्ट अपक्रिया की दर अपक्रिया के दर के उस मान के बराबर है जबकि प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई मान लिया जाए। प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई मान लिया जाए, जिसे हम विशिष्ट अपक्रिया दर स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अपक्रिया संपन्न होती है, कई सारे अभिकारक होंगे जो आप आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे होंगे। लेकिन हमने कहा कि जब इसका सांद्रण इकाई मान लें, जब इसका सांद्रण इकाई मान लें, तो जब इकाई सांद्रण हो गया तो हमारा के आ गया अपक्रिया की दर, जिसे विशिष्ट अपक्रिया का दर कहा जाता है। आप लोगों की भी जरूरत होगी बच्चों स्क्रीनशॉट की, तो कर लिया करो भाई, आप लोगों को भरपूर समय देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है, हमेशा कुछ बच्चे कहा करते हैं कि सर जैसे टॉपिक पढ़ाते ये टॉपिक छूट गया सर, वो टॉपिक छूट गया सर, कब होगा सर। जो बच्चा निरंतर हमारे साथ जुड़ा है उसको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बीच बीच में ऐसे रिवीजन क्लास लाऊंगा जिसमें जो टॉपिक छूटा रहेगा उसको कवर कर दूंगा। जैसे छद्म कोटि अपक्रिया, जिसे हम छद्म एक अणुक भी कहते हैं। कुछ अपक्रिया ऐसी होती है जिनकी अणुसंख्या 2 होती है, किंतु उनका गतिक अध्ययन करने के बाद लगता है कि भाई साहब इनकी कोटि 1 है, तो आपका छद्म एक अणुक अपक्रिया कहलाता है। जैसे आप देखो सुक्रोज और यहाँ पे पानी है, 2 दिख रहे हैं भाई, इसकी कोटि 2 होनी चाहिए। लेकिन जब इसका प्रायोगिक अध्ययन करते हो बच्चों, तो ये केवल और केवल निर्भर करता है इस पर, सुक्रोज पर, H2O पर निर्भर ही नहीं करता। भाई क्या कहा गया, छद्म एक अणुक, लगता तो है इसकी अणुसंख्या 2 है, लेकिन वास्तविक रूप से जब गतिक अध्ययन किया जाता है, मतलब प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है, तो पता चलता है कि इसकी कोटि 1 है। मतलब इसकी जो अभिक्रिया का दर निर्धारण वो सांद्रता पर निर्भर करता केवल सुक्रोज पर। तो जब हम अभिक्रिया की दर की बात करेंगे इसके लिए, तो जब हम अभिक्रिया की दर बोलेंगे बच्चों, अभिक्रिया की दर, तो आप कहोगे समानुपाती है केवल सुक्रोज के, किसके, सुक्रोज के। मतलब जो आपकी अभिक्रिया की दर मतलब dx/dt है बराबर के कर देंगे, सुक्रोज आपका C6H12O6, नहीं C12H22O11, ये आपका सुक्रोज होता है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है, पानी पर डिपेंड नहीं करता। तो छद्म एक अणु कहलाता है कि लगता तो है इसकी अणुसंख्या 2 है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है यार कि ये तो एक अणुक है यार, इसलिए बोला जाता है इसे छद्म एक अणुक अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इसके बाद तापमान गुणांक से आप क्या समझते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर लगभग 2 गुनी हो जाती है। तापमान गुणांक आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, तो तापमान गुणांक का मैं एक फार्मूला बता देता हूं कि जो ताप गुणांक आता है ना, ताप गुणांक आता है, तो ये बोला गया कि प्रारंभ में इसका स्थिरांक कितना था, ठीक है, और फिर तापमान बढ़ा है 10 डिग्री, तब उसका स्थिरांक कितना है। इन दोनों का अनुपात ही आपका तापमान गुणांक निकल कर आता है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। तो प्रारंभ में कितना था और फिर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से के का मान कितना आया, इन दोनों का अनुपात ही आपका तापमान गुणांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तापमान गुणांक किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इतना नोट कर लीजिए कि विभिन्न समय में अभिक्रिया के दर का अनुपात 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर में होता है। तापमान गुणांक उसे कहते हैं बच्चों जब अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से जो दर स्थिरांक का मान आता है, प्रारंभिक दर स्थिरांक होता है, उन दोनों का अनुपात ही आपका तापमान गुणांक कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। बताओ जरा, रासायनिक अपक्रिया की दर से आप क्या समझते हो, दर से मतलब क्या समझते हो। इसको मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भाई अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो दूध है
वो किस में बदल रहा, दही में। तो आप ही बताओ दूध के मात्रा में कमी आएगी कि नहीं, धीरे धीरे इसकी मात्रा में कमी आएगी और धीरे धीरे इसकी मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, इसकी मात्रा में कमी, इसकी मात्रा में वृद्धि। तो दूध की मात्रा में कमी आती है तो हम कह सकते हैं अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें कमी आती है बच्चों, लेकिन इसमें इसके सांद्रण में हमेशा वृद्धि होती है, अर्थात उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्रिया का दर कहलाता है। अपक्रिया की दर मतलब अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। भाई अभिकारक यदि बदल रहा है तो उत्पाद बनेगा ही, उत्पाद बन रहा है तो अभिकारक में कमी होगा ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चीज है। अपक्रिया की दर इकाई सांद्रण की इकाई तथा समय की इकाई पर निर्भर करता है। यदि सांद्रण को मोल प्रति लीटर में तथा समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है तो अपक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। यदि समय को मिनट में दर्शाया जाए तो अपक्रिया की दर मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होता है। ये थोड़ा महाभारत लग रहा है आपको, है ना। ये बताया गया भाई कि जो अपक्रिया की दर है, अपक्रिया की दर किस पर निर्भर करता बच्चों, सांद्रण पर, समय के साथ सांद्रण पर। और सांद्रण का होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, और प्रति सेकंड। यदि समय मिनट में आ गया तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये चीज बोला गया है कि भाई अपक्रिया की दर समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन है बच्चों, चाहे अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो या तो उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होगा समय के साथ। अभिकारक में कमी आएगी, उत्पाद में वृद्धि होगी। ये चीज आप नोट कर लो, यही चीज लिखा गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अपक्रिया की अणुसंख्यता किसे कहते हैं। अपक्रिया की अणुसंख्यता किसे कहा जाता है बच्चों। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया दर में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं की संख्या रासायनिक अपक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। और जो अपक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। जो निर्धारण करेंगे और जो भाग लेंगे उसे हम अणुसंख्यता कहते हैं। यहाँ पर देखिए, दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं परमाणु तथा आयनों की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी रासायनिक अपक्रिया के संपन्न होने के लिए उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, कितने अणु भाग ले रहे हैं बच्चों, कितने अणु भाग लेते हैं, उनकी वो अणुसंख्यता कहलाती है। ठीक है, चीजें क्लियर है। और यहाँ पर आपका दर निर्धारक पद है। दर निर्धारक पद का मतलब क्या होता है कि जिस पद से रासायनिक अपक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, जो धीमी गति से संपन्न होती है, उसे हम दर निर्धारक पद कहते हैं। हमने आपको बताया, इसके पहले भी तो आपने देखा कि भाई सब रिवीजन हो जाता है ना, वही क्वेश्चन यदि रिपीट हो गया तो रिवीजन होता है कि कुछ रासायनिक अपक्रिया कई सारे पदों में होते हैं और जो पद सबसे धीमे गति से होता है, जो पद सबसे धीमे गति से होता है, उसी को हम दर निर्धारक पद के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आप तैयार कर लो। वही चीज है, वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस में 2 गुना हो जाता है। मान लीजिए प्रारंभ में यदि मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस है, मतलब T डिग्री सेल्सियस तापमान है, उसका स्थिरांक KT होगा। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसका स्थिरांक KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इन दोनों का जो अनुपात है बच्चों, वही आपका ताप गुणांक कहलाता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो सकेगा। मैंने बताया ना कि प्रारंभ में अपक्रिया के दर स्थिरांक का मान कितना था T समय में, फिर कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो अपक्रिया का दर स्थिरांक 2 गुना हो गया, तो फिर उसका मान कितना है, फिर उसका अनुपात निकाले तो वही आपका तापमान गुणांक निकल कर आ जाता है। इसके बाद हम सक्रियण ऊर्जा के बारे में बात कर ही रहे थे कि सक्रियण ऊर्जा क्या कहलाती है। एकदम भाई साहब, जो हम ऊर्जा देते हैं बाहर से, किसी भी अणु को हम ऊर्जा देते हैं उसे हम सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ
फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं बच्चों, हालांकि लंबा क्लास हो चुका है, कि मैंने कहा भाई साहब कि हर एक अभिकारक के पास एक निश्चित सीमा होती है, जिस सीमा पर वो अभिक्रिया संपन्न कराता है, उस सीमा को हम कहते हैं ऊर्जा अवरोध। अब जैसे मान लीजिए ऊर्जा अवरोध मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कुल ऊर्जा उसको कितना चाहिए 100, वही आपका देहली ऊर्जा। ऊर्जा अवरोध क्या है, एक लाइन है, एक सीमा है, और जो ऊर्जा जिस ऊर्जा पर वो संपन्न हो रहा है उस टोटल मान को देहली ऊर्जा कहते हैं। तो देहली ऊर्जा से यदि कम ऊर्जा वाला कोई पदार्थ है तो उससे कम ऊर्जा वाले पदार्थ को हम कुछ ऊर्जा देते हैं, ठीक है, जो अणु ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। भाई हम किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं जिससे कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, वही ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और यदि आ जाती देहली ऊर्जा तो भाई उस न्यूनतम मात्रा को बोलते हैं जिससे कम होने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती, टक्कर संभावित होता ही नहीं बच्चों। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्यों नहीं होती, क्योंकि टक्कर ही नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास उतनी ऊर्जा ही नहीं होती। तो टोटल यदि एनर्जी की बात की जाए तो देहली ऊर्जा कहलाती है, और देहली ऊर्जा से कम वाले अणुओं को जो हम ऊर्जा देते हैं उसे सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ये आपका बच्चों थोड़ा सा डीप में है, पूरा आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ें निकल कर आएगी, लेकिन मैं जो आपको समझाता हूँ वो चीज़ आप लोग लिखा करें। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारक की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर तो होनी ही चाहिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति भी इसके मान को कम किया जा सकता है, जिससे कम ऊर्जा पाकर भी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। सक्रियण ऊर्जा को EA से लिखा जाता है, सक्रियण ऊर्जा के आर्हेनियस समीकरण के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो आर्हेनियस समीकरण मैंने बताया था, EA का मान हम इससे निकाल सकते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा पर टिप्पणी आएगा बच्चों, तो ये चीज आप लोग समझो, ये चीजें निर्भर करती हैं, यहाँ पर बताया ये गया है। कुल मिला के सक्रियण ऊर्जा का मतलब आप लोगों को पता है कि देहली ऊर्जा से कम अणु वाले को हम कुछ एनर्जी बाहर से देते हैं जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सके, उस ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, या ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को अवरोध करने के लिए अवरोध को पार करने के लिए ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें यह बताया गया कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि यदि हम उत्प्रेरक लगा देते हैं तो कम ताप पर भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, ठीक है। यानी किसी पदार्थ में यदि हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराएं तो उत्प्रेरक का काम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या घटा देना। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर को, है ना, क्या होते हैं बच्चों, वृद्धि हो जाता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो कम ताप पर भी, कम ऊर्जा पर भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, ये चीज लिखा गया है। और इसमें बताया गया कि आर्हेनियस के आधार पर, आर्हेनियस का समीकरण है जिससे हम सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो ये टिप्पणी आता है 2 या 3 अंक का, तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसलिए डीप में भी जाना जरूरी है। और यदि मान लीजिए इतना नहीं भी बन रहा है तो ये डायग्राम आपसे बनना चाहिए, डायग्राम बन रहा है तो समझ लो आप राजा हो, इससे आपका 1 अंक फिक्स हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। कॉन्टैक्ट नंबर मैं देता हूं जिसको नोट्स लेना हो, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।